हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हरे कृष्णा योगी जी, कैसे हैं आप? हरे कृष्णा सर। बढ़िया हूँ मैं, आप तो कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ योगी जी। आज हमारे व्यूअर्स को और अपने लिए आप क्या चाहते हैं कि हम किस टॉपिक पे चर्चा करें? सर, आज मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था जी। कुछ दिनों पहले, क्योंकि वो चाहता था कि क्या वो एस्ट्रोलॉजर बन सकता है? ओके। तो हाँ, हाँ, तो जी मेरे को जो कुछ योग पता थे उसको मैंने बताए। फिर मुझे लगा जी शायद इस पे आपसे और गहन चर्चा करी जाए कि और क्या-क्या योग होते हैं, जी जी जिससे जी कि जी। कोई कोई आदमी कोई भी एस्ट्रोलॉजर बनना चाहे तो कैसे बन सकता है? ओके, सो वो यू योग क्या है? मीन कि आज हम ये डिस्कस करें व्हाट आर द योगाज ऑफ बिकमिंग एन एस्ट्रोलॉजर एंड प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजी इन द राइट वे। यस दैट सर। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी नाइस टॉपिक, और बहुत अच्छा टॉपिक योगी जी आपने लिया है। और इसके बारे में डेफिनेटली मैं आपको बहुत से योग बताऊंगा। देखिए, ऐसे तो हो सकता है कि जो मैं आपको आज योग बताऊं इससे भी ज्यादा और योग हों, लेकिन जितने मेरे जहन में है, जितने मुझे याद है, मैं उतने आपको सारे बता दूंगा। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा व्यूअर से कि ये दीज आर नॉट दी ओनली योगाज, दे कैन बी मोर योगाज ऑल्सो, राइट? बट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जो जो मुझे याद है, तो हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। योगी जी, इस पे मेरा जो मन कहता है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन भी है, मैंने इसको बहुत क्लोजली इस चीज को देखा है कि मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स और जो एशियंट एस्ट्रोलॉजर्स हैं, और एशियंट एस्ट्रोलॉजर्स की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा पुराने नहीं, 25-30 साल पुराने, राइट? उनमें और इनमें बहुत फर्क है। वो कौन सा फर्क है? वो बुध देवता का फर्क है, मर्करी, राइट? आज की डेट में अगर किसी का मैथमेटिक्स इतना अच्छा नहीं भी है, राइट, तो भी वो एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, और बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, क्योंकि ये सारा इशू जो है हमारे सॉफ्टवेयर्स ने रिजॉल्व कर दिया है, राइट? राइट सर। आज की डेट में आपको D9 चार्ट या डिविजनल चार्ट्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको डिग्रीज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको नक्षत्र कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको पंचांग में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालते हैं, और अगर आपके पास अच्छा रिलायबल सॉफ्टवेयर है, जैसे प्राष्ट्रा लाइट है, प्राष्ट्रा लाइट 9 जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर है, काफी रिलायबल है, मैं उसको काफी देर से यूज कर रहा हूँ, राइट? जगन्नाथ होरा है, ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, दे आर प्रिटी रिलायबल सॉफ्टवेयर्स। इसमें जो बुध एलिमेंट है, मर्करी एलिमेंट, जो मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन का, या जो जो बृहस्पति एलिमेंट है, राइट, उसको कम कर दिया है। अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन सिर्फ मर्करी से होती है, तो गलत है। कैलकुलेशन जो है वो बृहस्पति से भी होती है, राइट? क्योंकि जो इंटेलिजेंस। बृहस्पति है वो कहीं ना कहीं पर टीचर है, गुरु है। अगर आपको मैथमेटिक्स आता है, आप मर्करी हैं, तो आपको मैथमेटिक्स सिखाने वाले जुपिटर हैं, बिल्कुल सर। राइट? सो इसलिए इन दो ग्रहों का जो है रोल काफी हद तक, ये जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, मॉडर्न सॉफ्टवेयर्स हैं, इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया है। लेकिन फिर भी यू नो इस सब चीजों से ऊपर एक चीज जो है वो सब भूल जाते हैं। एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, वो मुझे कहते हैं, नवनीत सर, हमारी कुंडली में बड़ा अच्छा योग है ज्योतिषी का, आपने बताया भी, लेकिन हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां पर आप हैं, या आपसे कोई आपके जो गुरु हैं वो उस लेवल तक कैसे पहुंचे। तो उसमें योगी जी, बिसाइड कैलकुलेटिंग द योगास ऑफ बीइंग अ गुड एस्ट्रोलॉजर, देयर इज वेरी मच, there's a huge need of looking at a yoga that can make you a very spiritual person, वेरी सात्विक पर्सन। अगर आप सात्विकता को ज्योतिष से अलग रखते हैं, देन यू आर अ फूल, राइट? क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि ओके, आई हैव मून प्लेस्ड इन द 8th हाउस, या मेरा डिप्लीटेटेड चंद्र है। बिल्कुल ठीक है, ये सारी बातें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अकल्ट साइंसेस के नजदीक आपको लेके जाती हैं, लेकिन अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी नहीं है आपके अंदर, अगर आपके पास
सिद्धि नहीं है, मंत्र शास्त्र नहीं है, अगर आपके पास सतोगुण नहीं है, आपके अंदर काफी सारा तमोगुण है, रजोगुण है, राइट, उस सर्कमस्टांसेस में प्रॉब्लम आएगी। और रजोगुण में मैं फूड हैबिट्स की बात करूंगा स्पेशली, मैं उस पे जो है जोर दूंगा। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको हलवा पूड़ी नहीं खाना चाहिए, या आपको, मैं ये कहता हूँ कि यू शुड स्टे अवे फ्रॉम एनी टाइप ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड, राइट, एनी टाइप ऑफ यू नो इंटॉक्सिकेशन, किसी भी तरह का नशा जो है, चाहे वो चाय कॉफी का नशा ही क्यों ना हो। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप चाय पी सकते हैं, आप कॉफी पी सकते हैं, लेकिन आप एडिक्टिव नहीं होने चाहिए। राइट। तो एडिक्शंस के लिए भी हम कुछ योगास देखते हैं कि आपका योगा तो है एस्ट्रोलॉजर बनने का, बट देन यू कीप स्मोकिंग होल डे, आफ्टर एवरी हॉरोस्कोप यू डिस्कस, यू गो आउट, टेक अ पफ एंड कम बैक। मैंने बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स देखे, राइट। सो व्हेन यू आर, अब इसमें कोई पाप नहीं है सिगरेट पीना, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताऊं, लेकिन सिगरेट पीने में प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो ब्रेन है, आपकी जो इंट्यूटिवनेस है, राइट, आपका जो केतु है, केतु इंट्यू आपकी इंट्यूशन है, राइट, वो खराब हो जाता है, ओह! राइट, आपकी इंट्यूटिवनेस खराब हो जाती है। आप सिर्फ कैलकुलेशन पे ही रिलाई कर सकते हो, उसके बाद आप इंट्यूट नहीं कर सकते। आप कोई भी नशा कर लो, वो आपके एस्ट्रोलॉजी के जो कैलकुलेशन है उसको खराब नहीं करेगा, लेकिन आपकी जो इंट्यूशन है, और एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जो आपके दिमाग में कुंडली को देख के योग आ रहे हैं, वो सामने के लिए हेल्पफुल होंगे या नहीं होंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। अब एक कुंडली में 8400 से ज्यादा योग होते हैं, और हम 40 मिनट में 15-20 योगों को आइडेंटिफाई करते हैं। उन 15-20 योग जो हमने आइडेंटिफाई किए, या 50 योग आइडेंटिफाई किए, वो क्या मदद कर पाए सामने वाले की? अगर वो मदद कर पाए, दैट मीन्स भगवान की आपके ऊपर कृपा है, आपके ऊपर हाथ रखा उन्होंने, कि आपको मैं वही 10 योग दिखाऊंगा या 15 योग दिखाऊंगा जो सामने वाले की मदद कर देंगे। यू डोंट गेट इनटू दोस 8400 योगास। जैसे एक दवाई की जो दुकान है, उसमें हजारों मेडिसिन हो सकती हैं, लेकिन आपको सिर्फ 2 ही चाहिए उसमें, राइट। राइट। और वो 2 एक्यूरेट मेडिसिन अगर किसी ने आपको बता दी, तो आप बच गए। अगर राइट। नहीं बताया, आप जरूरी तो नहीं कि पूरी की पूरी, अगर आपको कोई भी बीमारी होगी तो पूरी दुकान समझाई जाए आपको, नो, कि ये सारी मेडिसिन है भैया, इसमें से आप देख लो, ये हो सकती है, राइट। सो यू विल नेवर सर्वाइव। और ये सेम एग्जांपल डॉक्टर्स के ऊपर भी लागू होती है। बहुत से लोग एमबीबीएस करते हैं, एमडी करते हैं, एमएस करते हैं, बहुत से लोग सर्जन बनते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे डॉक्टर हैं, कुछ ही ऐसे सर्जन हैं जिनके हाथ में शफा होती है, और हुँ। वहां पे लाइन लगती है। वो जो शफा की जो बात है, वो शफा तब आती है आपके जीवन में, अगर आपके जीवन में सातों गुण है, सात्विकता है। तो रेदर देन कैलकुलेटिंग कि आप कितने बड़े एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, या कितनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसकी जो बेस है, जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, वो सतोगुण है, राइट। आप पहले ये देखिए कि इस कुंडली में सतोगुण कितना है, राइट। और अगर मुझे थोड़ा सा भी सतोगुण नजर आता है और उसके ऊपर लगता है कि एक लेयर जमी हुई है तमोगुण की, तो एज ए टीचर, एज ए गुरु, मुझे वो लेयर उतारनी आती, राइट। क्योंकि आप लोग जितने भी मेरे साथ जुड़े एज ए स्टूडेंट फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, मैंने पहले 6 महीने में आपको सतोगुण ऐड करके दिया कि ट्राई टू बी मोर स्पिरिचुअल, डू गायत्री मंत्रस, डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गायत्रीज, फ्रॉम गणेश गायत्री टू बृहस्पति गायत्री, सो मेनी गायत्रीज। हमने उन पर चर्चा की, डिस्कशन की, आपको एडिक्टिव कर दिया उन मंत्रों के लिए। जब वो एडिक्शन आ गई, तो आपके अंदर केतु एलिमेंट बहुत स्ट्रांग हो गया। देखियो, मैं केतु को कभी भी तामसिक नहीं मानता हूं, ठीक है ना। केतु जो है समाज के रूल्स को तोड़ सकता है, मैं मानता हूं उस चीज को, लेकिन वो समाज का रूल क्या है, कि आज की डेट का समाज क्या है, कि हम पार्टी करते हैं, शाम को 4 लोग इकट्ठे होकर विस्की पीते हैं, या स्कॉच पीते हैं, या नॉनवेज खाते हैं, या बारबेक्यू करते हैं कहीं बाहर जाके, या शिकार करते हैं, कुछ एडवेंचर करते हैं। वो चीज तोड़ सकता है केतु। उसको तोड़ के आपको शाम को संध्या का आपका जो एक रूटीन होना चाहिए, संध्या वंदन की तरफ लेके जा सकता है केतु, राइट। अर्ली मॉर्निंग संध्या जो है, अर्ली मॉर्निंग की आपकी जो पूजा पाठ की रूटीन है, साधना है, उसकी तरफ केतु लेके जा सकता है। तो हम उस चीज को जो है
हम एनहांस करने की कोशिश करते हैं, वो योग हम सबसे पहले देखते हैं। फिर उसके बाद हम ज्योतिष के योग देखते हैं। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं, जो थर्ड स्टेप है, राइट? वो ये है कि जब आप प्रैक्टिस करोगे ज्योतिष, तो आप उसमें कोई गलत मीन्स नहीं उठा लोगे, राइट? जैसे सबसे बड़ा जो गलत प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कल मैं किसी से बात कर रहा था, दोज पीपल हैव प्लेड सो स्मार्टली। उस बंदे का डिवोर्स होने वाला था, वो अपनी शादी बचाना चाहता था। वो किसी के पास गया, बड़ा फेमस एस्ट्रोलॉजर, वो कहता 1.5 लाख रुपए की पूजा लगेगी और वो लड़की वापस आ जाएगी। उसने पे कर दिया। जब पूजा करने के बाद 2 दिन उन्होंने कॉल किया और कहा कि जी सामने वाले ने आपके अगेंस्ट कोई बहुत बड़ी पूजा की हुई है, क्योंकि उस लड़की का कहीं और सिस्टम है, तो हम उसको काट देंगे। उसके लिए हमें यहाँ से इतने 100 किलोमीटर दूर एक जगह पे जाना होगा, आप भी साथ चलोगे और 8.5 लाख रुपए और लगेगा। अगर आप 8.5 लाख रुपए और नहीं देते हो, तो आपका ये 1.5 लाख भी डूब जाएगा, क्योंकि हमने अपनी तरफ से एफर्ट किया। वो पर्सन ने हाथ जोड़ दिए कि मैं 8.5 नहीं दे सकता, लेकिन वो 1.5 लाख रुपया लेने वाला भी वापस नहीं रहा। इन सच अ स्मार्ट वे उन्होंने उसका 1.5 लाख रुपया गायब कर दिया। आप मेरी बात समझिए। तो दिस इज हाउ पैथेटिक, भी किस किस तरह से आपने थोड़ी विद्या ले ली और आपने उसका मिसयूज करना शुरू कर दिया। आप सही बात है सोचिए, सर ये। मतलब मैं सोच के हैरान रह रहा था कि क्या शानदार टेक्निक है कि किसी को कितना किस लेवल पे पागल बनाया जा सकता है, कि आपको किसी को 1.5 लाख रुपया वापस नहीं करना और आपने कुछ नहीं किया है, आप उससे 2 लाख रुपया और 5 लाख रुपया और मांग लो। वो इंसान, मरा हुआ इंसान, आपको दे नहीं सकता। और वो पिछले पैसे, मैंने उससे पूछा, आपने 1.5 लाख रुपया मांगा? वो कह रहे हो गुरु जी, उन्होंने ये पता लगाने के लिए कि और कितना किया हुआ, तो 1.5 लाख तो यूज हो गया। ये आप तो ये खुलेआम सोचिए, ठगी। आप सोचिए, राइट सर। राइट? तो कैन यू इमेजिन कि किस तरह की ज्योतिष प्रैक्टिसेस हैं। ये योग भी हम देखते हैं कि हम किसी ऐसे इंसान को ज्योतिष ना सिखा दें जो दुनिया को पागल बना रहे हैं, राइट, सही बात है बेवकूफ सर। बना रहे हैं, राइट। और उसके कर्म जो है वो होने दो, लेकिन उसमें आपका कर्म भी जुड़ जाएगा, क्योंकि आपने ऐसे इंसान को ज्योतिष सिखाया, राइट। और उसने यस। 10-15% ज्योतिष सीख कर 110-15% लोगों को ठगना शुरू कर दिया, राइट। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फिर भी मैं आपको कुछ पर्टिकुलर योगास मैं आपको सिखाता हूँ, आज बताता हूँ कि किस प्रकार व्हाइट बोर्ड पे हम चलते हैं और किस प्रकार जो है वो योग फलित होते हैं, अगर आप एक अच्छा ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं। देखिए योगी, सबसे पहले तो मेरे गुरुजी कहते थे कि नवनीत, एक एस्ट्रोलॉजर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो ही नहीं सकता अगर आपने उसका एक पर्टिकुलर हाउस नहीं देखा, राइट। अब बहुत से लोग बोलेंगे जी 8th हाउस, मैं कहता हूँ नहीं, इट्स नॉट द 8th हाउस, राइट। बिल्कुल, एक 8th हाउस को तो मैं एक जरिया मानता हूँ कि एक वो लर्निंग प्रोसेस है, आपके अंदर एक स्पार्क है अकल्ट साइंसेस को देखने का, राइट। आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट जो एक पर्टिकुलर हाउस रहता है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ज्योतिष, वो 11वां भाव है, द 11th हाउस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका अगर 8th हाउस का लॉर्ड 11वें के साथ कोई संबंध बनाए, यू नो, 8th लॉर्ड, AL, 8 L लिखता हूं, इन कॉम्बिनेशन विद द 11th हाउस, आपका आत्मा कारक 11वें भाव में चला जाए, या आत्मा कारक प्लैनेट का 11th हाउस के साथ कोई संबंध हो, कॉम्बिनेशन ऑफ आत्मा कारक। ये आत्मा कारक क्या है? प्लैनेट विद द हाईएस्ट डिग्री। करेक्ट, प्लैनेट विद द हाईएस्ट डिग्री। कुंडली खोलिए, लगन चार्ट, राशि चार्ट देखिए, हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट देख लीजिए। हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट 11वें भाव में आके बैठ गया, नीच है, कंबस्ट है, रेट्रोग्रेड है, अस्त है, फॉरगेट अबाउट इट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो सारी चीजों का हल हो जाता है। 11वां भाव क्या है? 11वां भाव इज अ फोर्थ फ्रॉम द 8th,
राइट। आपका जो चतुर्थ है, फोर्थ फ्रॉम द एट्थ, फ्रॉम एट्थ, सो एट्थ हाउस की जो अकल्ट साइंस है, यू नो जो एट्थ हाउस में आपने सीखा सारा कुछ, वो उसका परमानेंट शेल्टर कहाँ पे है? 11th हाउस के अंदर, ओके। राइट? तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है, ठीक है, आप ज्योतिषी बन सकते हैं। यहाँ पर बृहस्पति है, यहाँ पर सूर्य है, ठीक है। जब बृहस्पति और सूर्य जब भी इकट्ठे हो जाते हैं ना एक इंसान की कुंडली में, तो वो इंसान को इतना बड़ा स्पिरिचुअल और गुरु, क्योंकि जो सूर्य है वो एक नेचुरल आत्मा कारक है, चाहे उसकी डिग्री बड़ी हो या ना हो। अगर नैसर्गिक आत्मा कारक की बात करो तो वो सूर्य है। और जब सूर्य और बृहस्पति की दृष्टि एक दूसरे पे हो गई, या सूर्य और बृहस्पति एक साथ हो गए, इनमें कोई भी रिलेशन बन गया, चाहे वो परिवर्तन योग हो, चाहे वो एक्सचेंज हो जाए, चाहे वो दृष्टि का योग बन जाए, राइट, या एक साथ कंजंक्ट हो, बैठे हो, ऐसे लोग अपने गुरु के लिए जान दे देते हैं। दे आर डेडिकेटेड टू गुरु, दे आर डेडिकेटेड, क्योंकि उनकी आत्मा गुरु के चरणों में होती है। उनकी डेडिकेटेड जो डेडिकेशन है गुरुओं के लिए बहुत होती है। प्रभुपाद की कुंडली में ये योग है। श्रीला प्रभुपाद, उन्होंने अपने गुरु के कहने पे क्या यस। किया, उन्होंने 60 प्लस एज में स्टीमर में, एक छोटे से शिप में वो लोग अमेरिका पहुंच गए। व्हाई यस डिडंट ही सर। गो टू ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड? बिकॉज उन्होंने, गुरु ने बोला कि आप अमेरिका जाओ, तो अमेरिका जाना है, बस गुरु ने बोला है। गुरुजी ने यस। कह दिया, वो पत्थर पे लकीर है, करना है। ब्लाइंडली फॉलो करते हैं ऐसे लोग, राइट? तो जो गुरु को ब्लाइंडली फॉलो करता है वो ज्योतिष भी सीख सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर उसे अच्छा गुरु मिला तो वो ज्योतिष सीख जाएगा, श्योर, 100% गारंटी है इसमें, कोई दो राय नहीं है, राइट? अच्छा, अगर हम बात करें चंद्रमा, अब एक बात बताऊं कि डिप्लीटेटेड मून होना बहुत जरूरी है। मैंने ये देखा है बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स जो है, उनका अगर 8th राशि में मून आ जाए, मैंने अपनी लाइफ में इतने फेलो कोलीग्स की कुंडली में डिप्लीटेटेड मून देखा है। नीच का चंद्रमा इंसान को ऑब्सेसिव बनाता है, और ज्योतिष जो है वो ऑब्सेशन के बिना नहीं आ सकता, आपके बिल्कुल सर। माइंड को ऑब्सेसिव बनाता है। ये अष्टम में बैठ गया, ये द्वादश में बैठ गया, लगन में बैठ गया नीच का चंद्रमा, ये आपको एस्ट्रोलॉजर बना देगा, श्योर है। क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी या किसी भी और प्रोफेशन में, अब मान लीजिए एक इंसान मेरे पास आया कि सर मैंने कभी ज्योतिष नहीं सीखा, लेकिन मैं सीखना चाहता हूं, मेरे मन से आवाज आ रही है, मैं उसके चंद्र को देखता हूं। अगर चंद्र अष्टम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव, लगन, छठा भाव, नवम भाव, पंचम भाव के साथ कोई भी संबंध बना रहा है, राइट, तो आप एक एस्ट्रोलॉजर को देख रहे हो। उसके अंदर तस्वीर, उसके अंदर मूर्ति ऑलरेडी होती है, आपने सिर्फ एजेस को रिमूव करना है, वो अपने आप मूर्ति निकल के बाहर आएगी, राइट, ये श्योर है, राइट। तो चंद्रमा इतनी बड़ी रोल प्ले करता है। मर्करी और जुपिटर, मर्करी का रोल काफी हद तक खत्म कर दिया। अगर आप पुराने एस्ट्रोलॉजर्स देखो, जैसे डॉक्टर के एन राव हैं, या मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी भी कोई हॉरोस्कोप कंप्यूटर से बनाया होगा। और रियली। उन्होंने अगर कुछ भी बनाया होगा तो मैनुअली बनाया होगा, पूरा का पूरा, सारे डिविजनल चार्ट्स और सब कुछ, राइट। तो आप ये वाह। देखिए कि उनका बुध कितना इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए। और उनका बिल्कुल सूर्य सर। बुध जो है इज इन द 12th हाउस, 12वें भाव में बैठा हुआ है, यू नो और 12वां भाव क्या है? 8 से 5th है। सो अगर आपकी अकल्ट साइंस का घर 11वां भाव है, जहां पे वो स्टे कर रही है, और यहाँ पर आप सबको बता रहे हो, समाज को ज्योतिष के बारे में नॉलेज दे रहे हो, सोसाइटी को, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आप 8th हाउस को 11th हाउस में लेके जा रहे हो, ठीक है, जो मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर कर रहे हैं, सीधा सीधा संबंध बना अष्टम का 11वें भाव के साथ। लेकिन आप किस प्रकार उसको आगे फलित करोगे, कितने लोगों की मदद कर पाओगे, वो डिपेंड करेगा आपके 12th हाउस के ऊपर। क्योंकि अष्टम का जो भविष्य है वो पंचम भाव है,
किसी भी घर से जो भविष्य होता है वो पंचम भाव है, फ्यूचर। जैसे पंचम भाव बच्चों का है, तो आप बच्चों में बच्चों क्या का है। देखते हो? अपना फ्यूचर देखते हो। आपके बच्चे आपके जैसे दिखते हैं। अगर आप क्रिकेटर नहीं बन पाए तो अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाना चाहोगे, दैट्स योर फ्यूचर। ऑल्सो सर क्रिएटिविटी। हाँ, क्रिएटिविटी। आपकी अष्टम भाव की जो क्रिएटिविटी है वो आपको फलित होगी वहां से 5 घर आगे, जो कि द्वादश भाव है। तो हम कभी कभी देख लेते हैं यहाँ पे वीक है लेकिन ये स्ट्रांग है, तो भी इट्स गुड, राइट। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आपका गुड फोर्थ हाउस, जो मैं सतोगुण की बात कर रहा हूं, गुड फोर्थ हाउस। आपका अगर चतुर्थ भाव अच्छा है तो आपका दिल अच्छा है। और अगर यहां पर 2 ग्रह में से कोई भी आ जाए, जुपिटर आ जाए या वीनस आ जाए। जुपिटर सतोगुण है, नेचुरली फोर्थ हाउस में काल पुरुष में एग्जॉल्ट होता है, और शुक्र के पास 100% डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है फोर्थ हाउस के अंदर। ये दोनों गुरु हैं। और इनके साथ कोई भी आ जाए, राहु केतु शनि मंगल, ये जो जुपिटर केंद्र का फोर्थ हाउस का जुपिटर है या केंद्र का फोर्थ हाउस का जो शुक्र है, ये सबको संभाल लेता है, पूरे केंद्र को संभाल लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर नेचुरली बेनिफिक ग्रह आ गया तो आपका दिल हमेशा ये करेगा कि मैं दूसरे को फायदा दे दूं। सीधी सी बात है, बृहस्पति और शुक्र से ज्यादा बड़ा बेनिफिक ग्रह नहीं हो सकता कोई भी। दे आर हाईएस्ट लेवल ऑफ बेनिफिक ग्रहस, नेचुरली बेनिफिक। इन दोनों में से कोई भी ग्रह चतुर्थ भाव में आ गया या चतुर्थ भाव के साथ कोई संबंध बनाता है, दृष्टि डालता है, या कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो बृहस्पति या शुक्र के नक्षत्र में और वो फोर्थ हाउस में बैठा है, तो भी आपका मन बहुत साफ होगा। You will have great amount of, I don't know how this is coming. Okay, अभी देख पा रहे हैं आप? यस सर। ओके, ग्रेट। तो वो कहीं ना कहीं पर आपको जो है एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो है आपको जीवन में बना देगा। इट विल मेक यू अ गुड एस्ट्रोलॉजर फॉर श्योर, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, तो फोर्थ हाउस का इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड फोर्थ हाउस। आपका जो हार्ट है ना, मैं दिल बना रहा हूं यहाँ पे, आपका जो दिल है ये वो चतुर्थ भाव है, फोर्थ हाउस। आपका दिल कैसा है? आपने 8th हाउस में बड़ा अच्छा काम किया, 11th हाउस में बड़ा अच्छा काम किया, 12th हाउस में बड़ा अच्छा काम किया, बहुत अच्छी बात है, राइट। अब केतु, केतु अगर 8th हाउस में आ जाए, अनदर स्टेप। ठीक है, केतु 8th में आ जाए, 8th हाउस में, केतु 10th हाउस में आ जाए, केतु 12th हाउस में आ जाए, ये आपको एस्ट्रोलॉजर बना देता है। 10th हाउस का केतु यानी कि आप प्रोफेशन में आप जो है ज्योतिष का काम कर सकते हैं। 10th हाउस केतु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका भृगु बिंदु जो है वो 6ठे भाव में आ जाए, भृगु बिंदु बीपी, रियल पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस। आपका भृगु बिंदु 8th हाउस में आ जाए, आपका भृगु बिंदु 12th हाउस में आ जाए, आप फॉरेन लैंड पे अच्छे एस्ट्रोलॉजर होंगे। यू विल बी अ गुड एस्ट्रोलॉजर एंड दी परमानेंटली सेटल्ड अवे फ्रॉम दी मदरलैंड। 12th हाउस भृगु बिंदु। आपका 6ठे भाव का भृगु बिंदु जो है आपको रोग शोक कर्जा ऋण बीमारी शत्रु इसमें घिरा रखेगा। घिरा मतलब आपके पास सुबह से लेकर शाम तक वही लोग आएंगे जो आपके साथ इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। पीपल हु वांट टू टॉक विद यू ऑन अबाउट रोग शोक कर्जा ऋण बीमारी शत्रु लिटिगेशन। तो अभी अगर हम इस चीज को समराइज करें तो हमारे पास कितने सारे पॉइंट बनते हैं, जो कि अभी और पॉइंट भी है। जैसे मैंने एक बड़ा शानदार योग देखा कि शनि और बृहस्पति की कंजंक्शन कुंडली के अंदर, इसको धर्म कर्म राजयोग बोलते हैं, यानी कि कर्म और धर्म ये अगर एक साथ कुंडली में बैठे, ये भी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को जन्म देते हैं, क्योंकि आपका कर्म और धर्म पैदल चलता है साथ साथ, राइट। मरकरी का अष्टम भाव द्वादश भाव में चला जाना, 11th हाउस में आत्मा कारक आ जाना, या आत्मा कारक का कोई भी संबंध जो है वो एकादश से बन जाना, राइट। वेरी गुड योगा। बृहस्पति का लगन में आ जाना, शनि का लगन में आ जाना, अकेला अकेला सैटर्न इन दी लगना। आई हैव सीन इन सो मेनी एस्ट्रोलॉजर्स चार्ट
शनि लगन में बैठे। वो क्यों बैठे हैं शनि लगन में? क्योंकि शनि लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग है। शनि आपको हमेशा बता रहे हैं इसका अच्छा कर्म है, इसका बुरा कर्म है, इसको ऐसे गाइड करना 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 है। दैट इज व्हाट शनि इज डूइंग। तो वो शनि लगन में, अकेला शनि लगन में बैठा है और आत्मा कारक 11वें के साथ संबंध बना रहा है, राइट? या चंद्र 11वें में बैठा है, या चंद्र अष्टम में है, या द्वादश में है, या छठे में है, भृगु बिंदु पॉइंट छठे भाव में है। ये सारे कॉम्बिनेशन एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के हैं। एंड टॉप ऑफ इट अगर फोर्थ हाउस बहुत अच्छा हो जाए। अब बहुत से लोग ये कमेंट करेंगे योगी कि हमारी कुंडली में तो ये योग नहीं है और हम ज्योतिषी नहीं बन सकते। ऐसा नहीं है। देर आर मोर योगाज ऑल्सो, मोर योगाज ऑल्सो। बहुत से, अब लगन लॉर्ड अष्टम में बैठ गया, लग्ना इन द 8th हाउस, दैट मीन्स यू आर वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स ज्योतिष। आपका राहु अष्टम में आ गया तो आप तंत्र विद्या की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो गए। राहु अगर 8th में आ गया, आपको तंत्र विद्या की तरफ बड़ा मन होगा। शनि आ गया 8th में, केतु राहु साथ आ गए, तो आप ज्योतिषी हैं लेकिन आप तंत्र विद्या, अकल्ट साइंसेस, ब्लैक मैजिक, समहाउ उसकी तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे, राइट? आपका मन होगा। शनि सूर्य केतु राहु अष्टम में, या आपको अकल्ट साइंसेस, ब्लैक मैजिक की तरफ बहुत अट्रैक्ट करते हैं, राइट? अबव ऑल, हमने नक्षत्रों की बात नहीं की। आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हो गया, राइट? आपका जन्म भरणी में हो गया, आपका जन्म कृतिका में हो गया, ये बहुत अच्छे अच्छे योग हैं। आपका जन्म रेवती में हो गया, आपका जन्म हस्ता में हो गया, ये वो नक्षत्र हैं जो ज्योतिष के करीब ले आते हैं इंसान को। अनुराधा नक्षत्र में जन्म हुआ, 100% एस्ट्रोलॉजर बनोगे। ज्येष्ठा में हो गया आपका जन्म, अनुराधा के साथ ज्येष्ठा में हो गया, उसमें भी आप ज्योतिषी बन जाते। मैंने ये बहुत से फेलो कोलीग्स में ये सब देखा, राइट? स्पेशली आइदर यू आर इन द फर्स्ट पदा, सेकंड पदा और द फोर्थ पदा, 1 2 एंड 4, इन पदाओं में आपका जन्म हो गया। अनुराधा में 1 2 या फोर्थ पदा में जन्म हो गया, क्योंकि जो हर पदा है वो धर्म अर्थ कामा मोक्षा को रिप्रेजेंट करती है। तो धर्मा is what you are, what is your life for. Artha is your job, your business, and moksha is what you want to take away and just get it settled there. Your kriya mana karma. Your kriya mana karma is equal to moksha. That's simple as that. तो ये इतने सारे योगी योग हैं, अगर आपको ज्योतिष के आसपास भी अपना जीवन बनाना, इसमें एक योग भी है, तो उस योग को हम बहुत आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा विवरण दिया सर आपने। इसी से रिलेटेड सर एक क्वेश्चन और मैं ऐड करना चाहता था कि आपने पहले ही एक भूमिका रखी थी कि किसी भी पर्सन में हमें ये देखना चाहिए कि वो कितना सात्विक है, तभी वो लायक है ज्योतिष सीखने के और ज्योतिष में अच्छी तरह सक्सेसफुल होने के लिए भी। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर उसका रुझान है, और जैसे आपने अभी बताया कि राहु इन 8th हाउस गिव्स यू ब्लैक मैजिक एंड तंत्र, तो कई ऐसे जो महानुभाव हुए हैं जिनके, जैसे हम कहते हैं रामकृष्ण परमहंस, जो देवी के परम भक्त थे और वो काफी मतलब एनलाइटेंड सोल थे, ऐसे शीला प्रभुपाद हुए भक्ति में। तो इन महानुभावों के कुंडली में ऐसे क्या योग थे जिसकी वजह से कि उनके अंदर मतलब आप कहें कि साधना और मंत्र शास्त्र और जिसे कहते हैं कि देवी कृपा अपने आप व्याप्त थी? देखिए, इनमें सूर्य और बृहस्पति के कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे थे, या सूर्य और चंद्र के कॉम्बिनेशंस इनकी कुंडली में बहुत अच्छे थे, राइट? मतलब देयर वाज ऑलवेज अ रिलेशनशिप बिटवीन जुपिटर एंड मून एंड सूर्य। ये 3 ग्रह जो थे इनकी कुंडली में एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप कभी भी ज्योतिष किताब में पढ़ के नहीं सीख सकते। बिना गुरु के आपको ज्योतिष, भागवत गीता ये कभी समझ ही नहीं आ सकती।
क्योंकि ज्योतिष जो है वो पढ़ने की चीज नहीं है, कहने की चीज है। जब तक आपको कोई भी योग गुरु की वाणी से नहीं निकला होगा, वो आपके दिमाग में कभी फलित नहीं हो सकता। वो कभी फलित नहीं हो सकता। आप कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं ले सकते अगर गुरु ने अपने मुंह से आपको गजकेसरी योग नहीं समझाया, अपने मुख से। अगर गुरु ने अपने मुख से आपको भागवत गीता नहीं समझाई, तो आप कभी भी भागवत गीता का असली मतलब नहीं समझ सकते। ये कभी भी पढ़ के नहीं आती ये चीज, राइट? तो इन लोगों के जीवन में जो इनको आदेश मिला, वो इनके गुरुओं से मिला है इन्हें। तो ऐसे गुरुओं, जो लोग गुरु की अपने जीवन में इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनका आत्मा कारक जो है, या तो वो जुपिटर मून या सूर्य से संबंध बनाएगा, या जुपिटर सूर्य एक साथ होगा, या जुपिटर मून एक साथ होगा, एस्पेक्ट होगा। क्योंकि इन तीन ग्रहों का आपस में विशेष संबंध बनाना और धर्म के भावों में आना बहुत जरूरी। धर्म इज 159 हो गया, या 8th हाउस हो गया, विच इज ब्लाइंडली फॉलोइंग, और 8th हाउस इज ऑल्सो हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इन लोगों के जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या हुई है? ट्रांसफॉर्मेशन। या तो गुरु ने की है ट्रांसफॉर्मेशन, या 9th हाउस ने की है। 9th हाउस भी ही गुरु ही है, राइट? तो ये कुंडलियों में इनका ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है कि ये तीन ग्रह, आज की कुंडली में जो तीन ग्रह इंपॉर्टेंट है नए एस्ट्रोलॉजर्स, नए मॉडर्न्स में, विच इज मर्करी, वीनस एंड राहु। आज की डेट में यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स में, कि इनकी कुंडली में यू नो जो गुरु हैं वो शुक्राचार्य में कन्वर्ट हो गए हैं, विच इज नॉट बैड, विच इज ओके, राइट? और आपका जो चंद्र है वो चंद्र के बेटे बुध ने जगह ले ली है उसकी, ठीक है? क्योंकि अर्थ एलिमेंट बहुत बढ़ गया है, प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो हमारे अंदर भी है, लेकिन अगर प्रोफेशनलिज्म ना हो तो लोग सीरियसली नहीं लेते, दे टेक यू फॉर ग्रांटेड, राइट? एंड राहु आपकी इंटेलिजेंस बढ़ा दी गई है, बट दैट इंटेलिजेंस इज मोर टूवर्ड्स किसी के कंधे पे पांव रख के ऊपर बढ़ने, सो वो रैट रेस की तरफ चली गई इंटेलिजेंस। तो यही एक निशानी है कलयुग और सतयुग के गुरुओं की और ज्योतिषियों की, राइट? आज अगर हम टीच कर रहे हैं तो राहु के प्लेटफॉर्म पे ही टीच कर रहे हैं, सबको सिखा रहे हैं तो राहु के प्लेटफॉर्म पे ही सिखा रहे हैं, कि जितनी टेक्नोलॉजी है इट्स ऑल अबाउट राहु, राइट? सो दुख है, दिस इज वर्सेस लिख सकते हैं, दिस इज ट्रेडिशनल वे। और मेरा एक सपना है, मैं कल भी आपको बता रहा था कि मैं भारत की सबसे बड़ी ज्योतिष एकेडमी खोलना चाहता हूँ। उसमें लोग वहां पर रहेंगे और वो गुरुकुल की तरह रहेंगे, सात्विक खाना खाएंगे, सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी बनाएंगे। उस ऑब्जर्वेटरी से पूरी दुनिया में सारे ग्रहों को दिखाएंगे, सबको फिजिकली रोज दर्शन करवाएंगे, उनके कॉन्सलेशंस दिखाएंगे, नक्षत्र सारे दिखाएंगे, राशियां दिखाएंगे, और फिर उनको सिखाना शुरू करेंगे, राइट? और एक बड़े सीरीन एनवायरनमेंट में हम ये चीज क्रिएट करेंगे, और मैं दिन रात उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, और आप सब लोग उसको एक हाईएस्ट लेवल पे लेके जाएंगे, ये मेरा सपना है। जी, बिल्कुल सर। आपने जो एग्ज़ाम्पल अभी दिया ये बिल्कुल काफ़ी क्लियर हो गया, जो हमने पहले चैप्टर अभी किया था कुछ हफ्ते पहले, जी जी द सात्विक प्लैनेट्स, जी जुपिटर, मून एंड सन, जी एंड कंपेयर टू लाइक जो आज के युग में जो चल रहा है, जी मरकरी, जी जी वीनस एंड राहु इफेक्ट। और इसमें केतु फंस के रह गया बीच में। केतु की जरूरत इनको भी है और इनको भी है, जी, और केतु इज हाँ, स्टक, और ना चाहते हुए भी केतु को इनका साथ देना पड़ रहा है, क्योंकि वो इनकी टीम में है। राइट। इंट्यूशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। इंट्यूशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। सो इंट्यूटिवनेस आ रही है, लेकिन इन दोनों के लिए सात्विकता बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है कि राहु सात्विक नहीं है? राहु इनिशियल लेवल पे खराब है, लेकिन जब आप हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाते हो, राहु से ज्यादा सात्विक कोई नहीं हो सकता, क्योंकि राइट, उसको उसका वध विष्णु जी ने किया, और जिसका वध विष्णु जी ने किया हो, वो तो उसी क्षण लिबरेट हो जाता है, परमानेंट जी हो सर। जाता है। आप रावण को देखिए, रावण ने जाते हुए कहा कि राम, आज मुझे मोक्ष मिला क्योंकि तुमने मेरा वध किया। मैं मोक्ष लेना चाहता था और मुझे ये नेगेटिव तरीका नजर आया, तो मैंने ये सारा खेल रचित किया। इवेंचुअली रावण की भी जो मंशा थी वो मोक्ष लेनी थी, राजा राम से वध करवाना था उसको।
He was a very intelligent guy. एंड एक ऐसी कहानी भी है शायद सर कि जय विजय जो थे, जो भगवान विष्णु के ही द्वारपाल थे, उनको एक श्राप मिला था सनक ऋषियों से, जिसकी वजह से उन्हें या तो 7 जन्म लेने थे भक्त की तरह भगवान से दूर होके मृत्युलोक में, या फिर 3 जन्म जिनमें वो उनके शत्रु रहेंगे। तो उन्होंने है ना कम जन्मों का वरदान मांगा कि 3 जन्म हम आपके दुश्मन बन के मृत्युलोक में आएँगे। उस वजह से वो स्टोरी भी काफ़ी इससे रिलेटेड है। यस। देखिए, मैं इसी बात के लिए आपको बहुत बधाई देता हूँ कि जब भी मैं क्लासिक्स की या मंत्र की या पुराणत कथाओं की बात करता हूँ, तो योगी जी आपसे मुझे बहुत अच्छा सुनने को मिलता है। बिकॉज़ आपका जो रिसर्च रहा है इसमें कॉर्पोरेट लाइफ़ में रहने के बावजूद भी वो अमेज़िंग है, राइट? तो मैंने बहुत से सॉफ्टवेयर इंजीनियर से वार्तालाप की है, लेकिन आप एक ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो कहीं न कहीं पे बहुत डीपली जो है माइथोलॉजी और अकल्ट साइंसेज़ के साथ जुड़े हुए हैं। तो मुझे ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये कॉम्बिनेशन मैंने आपकी कुंडली में भी देखा है। लाइक धर्म-कर्म का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है कि धर्म और कर्म साथ चलता रहेगा। तो आप कॉर्पोरेट लाइफ़ को भी चलाते रहोगे जीवन भर और अपने अध्यात्म को भी चलाते रहोगे जीवन भर। आपका 12th लॉर्ड भी 10th हाउस में है, जो सीधा-सीधा दर्शाता है। राइट? तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो चीज़ें बताती हैं और 12th लॉर्ड 10th हाउस में होना सिर्फ़ ज्योतिष को नहीं दिखाता। 12th लॉर्ड 10th हाउस में होना ये भी दिखाता है कि आप फॉरेन लैंड्स पे कार्यरत होंगे। यू नो कि द्वादश भाव जो है वो परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट, ठीक है? तो राइट, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें दिखती हैं और आई होप कि ये सब कॉम्बिनेशंस देखकर जिनकी कुंडलियों में है उनको काफ़ी मोटिवेशन मिली होगी योगी जी, बिल्कुल सर। ठीक है? जी, सर। तो आई थिंक इसको यहाँ पे कंक्लूड करते हैं योगी जी, राइट? तो अगले टॉपिक पे फिर एक अच्छी सी एक और वीडियो बनाते हैं। आप सोचिए मन में अच्छा सा कोई और टॉपिक और फिर अगले हफ्ते आते हैं, सबको नई नॉलेज देते हैं और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग ने अगर वीडियो ये देखी है और अगर आपकी कुंडली में कोई ऐसा योग है तो ज़रूर कमेंट करें। हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है उसमें, राइट? जी, और आपको भी कन्फर्मेशन मिल सकती है उसमें। ठीक है? और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा या राइट? और विल कम अप विद अनदर वीडियो। टिल देन आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा योगी जी। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद।